नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और दोस्तों, जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था कि अब से हम सीईटी के भारतीय और राजस्थान की अर्थव्यवस्था के टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए पार्ट 1 आर्थिक समीक्षा, वो भी राजस्थान की, जो कि सीईटी एग्जाम के लिए डेडिकेटेडली हम बात करेंगे। जितने डेटा हो सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, मैं उनको आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं, ज्यादा आपका समय ना लेते हुए, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो देखो, अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले जो है, मुझे क्या है, अर्थव्यवस्था को समझना होगा। तो देखो, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। एक मिनट, इसको फुल इसमें ले लेते हैं। ठीक है। तो देखो, अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था से सीधा सा आशय है दोस्तों, अर्थ का मतलब होता है धन और व्यवस्था का मतलब होता है प्रबंध। तो एक तरह से सिंपल सा मीनिंग हो गया क्या, धन का प्रबंध। तो अर्थव्यवस्था का आशय है किसी भी देश या राज्य की ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसके अंतर्गत वहां के लोग अपनी आजीविका का अर्जन करते हैं। किसका अर्जन करते हैं? आजीविका का अर्जन करते हैं। क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है। तो एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसके अंतर्गत देश के लोग क्या करते हैं? अपनी आजीविका का अर्जन करते हैं, क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। अब देश की भी हो सकती है, राज्य की भी हो सकती है। और देश की अर्थव्यवस्था में संसाधनों के ऊपर नियंत्रण के आधार पर, ठीक है, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में, जिसमें सबसे पहली है समाजवादी, दूसरी है पूंजीवादी, और तीसरी है मिश्रित। तो अर्थव्यवस्था नियंत्रण के आधार पर 3 भागों में विभाजित की गई है: समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो, समाजवादी अर्थव्यवस्था में देश के संसाधनों पर नियंत्रण होता है किसका? सरकार का। और यह जन कल्याण के लिए कार्य करती है। जबकि पूंजीवादी में देश के संसाधनों पर नियंत्रण होता है किसका? निजी या पूंजीपतियों का। और ये जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ अर्जन होता है। जबकि मिश्रित में क्या होता है? दोनों का ही, ठीक है, संयुक्त नियंत्रण होता है। और ये लाभ का भी कार्य करती है, लाभ अर्जन भी करती है, और प्लस जन कल्याण का भी कार्य करती है। अब भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 1991 से पहले तक समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य करती थी। 1991 से पहले तक। 1991 के पश्चात से भारत की अर्थव्यवस्था ने जो है, किस थ्योरी पर कार्य करना चालू किया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो वर्तमान में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में संचालित है। और नेक्स्ट हम बात करें प्रगति के आधार पर। तो प्रगति के आधार पर जो है, अर्थव्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होती है विकसित अर्थव्यवस्था और एक होती है विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है। विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है और विकासशील किसे कहा जाता है? तो इसे समझने के लिए देखो, हमें पहले अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात करें तो अर्थव्यवस्था को 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है। तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र।
तो अर्थव्यवस्था को तीन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र में देखो ऐसे क्षेत्रों को या ऐसे कार्यों को शामिल किया जाता है जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हों, जैसे कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी मतलब जंगल से लकड़ी वगैरह का बंदोबस्त करना, ठीक है, और इत्यादि एटसेट्रा लिख देता हूं मैं इसको। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये औद्योगिक क्षेत्र होता है मुख्य रूप से, और इसमें जो है हम खनन, ठीक है, व उत्खनन, निर्माण व विनिर्माण, विद्युत, गैस व जलापूर्ति, ठीक है, इनको शामिल किया जाता है। देखो खनन, जब हम बहुत ज्यादा डीप डाउन जाकर अर्थ से, पृथ्वी से कोई भी चीज बाहर निकालते हैं, जैसे प्राकृतिक या पेट्रोलियम जो है हम बात करें, तो उसके लिए बहुत नीचे तक तेल के कुएं पर हमें जाना होता है, तो उसे खनन कहा जाता है। उत्खनन बहुत ज्यादा डीप नहीं जा रहे, खान से हम मार्बल निकालते हैं, संगमरमर, ग्रेनाइट निकालते हैं, तो वो कहलाता है उत्खनन। इसी तरह से निर्माण, जब कोई वस्तु पहली बार ही निर्मित होती है, जैसे कि हमने कच्चा लोहा निकाला और उससे लोहा बनाया, तो लोहा जो है निर्माण हो गया। लोहे के बाद हम वापस लोहे से कोई भी इक्विपमेंट बना रहे हैं, दरवाजा बना रहे हैं, या लोहे को कोई कार बना रहे हैं, लोहे से उसकी बॉडी बना रहे हैं, तो फिर वो लोहे का दोबारा इस्तेमाल हुआ, तो उसको विनिर्माण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रत्येक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और इसमें केवल सेवाओं को शामिल किया जाता है, जैसे कि व्यापार सेवाएं, बैंक सेवाएं, बीमा, परिवहन, दूरसंचार, होटल इत्यादि। तो इनको जो है इस पार्ट में डिवाइड किया गया है तीन को। अब देखो किसे विकसित और किसे विकासशील कहा जाता है, तो जो अर्थव्यवस्था अपने तीनों क्षेत्रों का आनुपातिक उपयोग ले, या ये कहें कि जो अर्थव्यवस्था अपने प्रत्येक क्षेत्र का सर्वाधिक उपयोग ले, ठीक है, जो अपने प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर अत्यधिक निर्भर ना रहे, तृतीय क्षेत्र का अधिक उपयोग लेती है, वो विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है, जैसे कि यूएसए, ठीक है, जापान। विकासशील अर्थव्यवस्था जो अपने प्राथमिक क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर हो, जैसे अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की लगभग 50% जनसंख्या जो है कृषि और इससे संबंधित कार्यों में संलग्न है, मतलब लगी हुई है। तो आज भी भारत की आधी से ज्यादा प्रतिशत जनसंख्या जो है इसी क्षेत्र में कार्य करती, कार्य क्यों करती है? क्योंकि वो इस क्षेत्र में कार्य करने लायक नहीं है। ठीक है, वो नए इनोवेशन नहीं कर रहे हैं, नवाचार नहीं कर रहे हैं, और इसमें कार्य करने के लिए विशेष डिग्री डिप्लोमा की जरूरत है, जो अभी भी मोस्ट ऑफ इंडियंस के पास नहीं है। तो जब तक यहां से रेशियो यहां शिफ्ट नहीं होगा, प्रत्येक क्षेत्र में नहीं आएंगे जब तक हम, हालांकि अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र ही है, लेकिन वहां पर कार्यरत जनसंख्या का पार्ट बहुत कम है हमारी कुल जनसंख्या मुकाबले। तो जब तक ये अनुपात सही नहीं होगा तब तक हमारा देश विकास ही बना रहेगा। तो मुख्य जो है हम बात करें अगर, तो अर्थव्यवस्था को इन तीन क्षेत्रों में बांटा जाता है। और अब चलते हैं हम सीधा राजस्थान की अर्थव्यवस्था की तरफ, कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कौन कितना योगदान देता है। तो चलिए यहां पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बात करते हैं। तो ये पिछले 5 सालों का यहां पर डेटा दिया हुआ है आर्थिक समीक्षा में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान की जीएसडीपी के बारे में। ठीक है, देखो जीएसडीपी का मतलब क्या होता है, तो मैं बोल रहा हूं ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, हिंदी में यहां पर लिखा हुआ है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। और जो भी डेटा होते हैं ये 2 मूल्यों पर दिए होते हैं, एक स्थिर मूल्य पर और एक चालू मूल्य पर। स्थिर मूल्य पर जो आधार वर्ष होता है उसके वर्षों के आंकड़े दिए जाते हैं जो स्थिर होते हैं, और चालू कीमतों पर पिछले वर्ष के डेटा दिए जाते हैं जिसमें महंगाई का प्रभाव भी शामिल होता है। तो हम बात करें साल 2024-25 में, तो साल 2024-25 में राजस्थान की जीडीपी जो थी ये थी हमारे पास 9,03,564 करोड़ रुपए। ठीक है, ये जो है राजस्थान की जीडीपी थी। और साल 2025-26 में ये डेटा जो है ये हो गई 9,81,807 करोड़ रुपए। क्लियर, ये था स्थिर मूल्य पर। जबकि प्रचलित मूल्य पर हम बात करें तो ये है हमारे पास
17,01,190, ठीक है, 17,01,190 करोड़ रुपए है। और अगर हम प्रचलित मूल्य की ओर बात करें तो यह है 18,75,413 करोड़ रुपए की ये भारत की जीडीपी रही प्रचलित मूल्य पर। तो प्रचलित मूल्य पर ज्यादा रहती है, क्यों? क्योंकि इसमें महंगाई का प्रभाव शामिल होता है। अगर हम बात करें कि कितने प्रतिशत जीएसडीपी वृद्धि दर, विकास दर क्या रही राजस्थान की जीडीपी, राजस्थान की जीएसडीपी विकास दर कितनी रही कि पिछले साल के मुकाबले हमने कितना जो है ग्रोथ किया? तो 24-25 में स्थिर मूल्यों पर, ठीक है, ये थी 8.77, जबकि प्रचलित मूल्यों पर 11.77, और 25-26 में इसके 8.66 रहने का अनुमान है, जबकि प्रचलित मूल्यों पर 8.24% रहने का अनुमान। और सबसे मेन चीज पर आते हैं हम, प्रचलित मूल्यों पर तीनों क्षेत्रों का योगदान कितना कितना रहा है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं प्रचलित मूल्यों पर तीनों क्षेत्रों का योगदान जो है, तो ये देखिए ये तीनों क्षेत्र हैं हमारे पास। तो सर्वाधिक योगदान देने वाला जो क्षेत्र है ये है सेवा क्षेत्र, जिसने 47.17% का जो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है। 2025-26 का ये अनुमानित डेटा है। दूसरे नंबर पर है दूसरे नंबर पर है उद्योग, और उद्योग का जो है यह है 26.55%। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में जो है उद्योगों का योगदान जो है वो है कितना? 26.55%। और कृषि क्षेत्र का जो योगदान है ये रहा 25.74%। क्लियर? नेक्स्ट, इसके अलावा हम बात करें राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित और स्थिर कीमतों पर, तो देखो 2025-26, 24-25 का हम फाइनली डेटा ले लेते हैं। तो 25-26 में जो है प्रचलित कीमत पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 1,85,095 रुपए रही। कितनी? 1,85,095 रुपए रही प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। जबकि स्थिर मूल्यों पर ये जो रही ये 95,762 रुपए, ठीक है। तो ये दोनों मूल्यों पर है। तो ये 2024-25 का डेटा मैं आपको बता रहा हूं। 25-26 का डेटा ये हमारे पास दिया हुआ है कि स्थिर मूल्यों पर तो 1,03,189 है, और प्रचलित मूल्यों पर जो है 2,02,349 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास तीनों क्षेत्रों का डेटा है। तो ये तीनों क्षेत्रों का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है अभी तक भी, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप साथ का साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप अगर कहेंगे तो मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जहां पर आप ये इस क्लास की पीडीएफ देख सकते हो पूरी की पूरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम राजस्थान में। अब मैंने आपको बताया कि कृषि क्षेत्र का योगदान जो है कितना है? 25.74, ठीक है। तो राजस्थान में कृषि क्षेत्र का योगदान जो है यह है 25.74। %25.74% है, ठीक है। अगर इसका मौद्रिक मूल्य में देखूं तो मौद्रिक मूल्य जो है इसका है 4.41 लाख करोड़, ठीक है। 4.41 लाख करोड़ का योगदान कृषि क्षेत्र जो है भारत की अर्थव्यवस्था में देता है। और इस 4.41 लाख करोड़ में भी सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो किसका है? पशुपालन का है, ठीक है। 49.35%, ठीक है। कितना योगदान दे रहा है? 49.35%। वहीं फसल का जो योगदान है यह है 42.61। तीसरे नंबर पर है वानिकी व लॉगिंग जो कि 7.49% है, और फिर है मत्स्य जो कि 0.54% है। क्लियर? तो ये चार क्षेत्र हैं जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान देते हैं। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जा चुका है, राजस्थान पुलिस में सवाल आया था इस बार इस तरह से उपक्षेत्र के भी। तो ये तो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र के भी उपक्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र के उपक्षेत्र है फसल, पशुधन, कृषि, वानिकी और लॉगिंग और मत्स्य पालन। तो अगर हम बात करें तो 2025-26 में कृषि संबद्ध क्षेत्रों का सकल मूल्यवर्धन जीवीए में 25.74% का योगदान रहा, जो कि वर्ष 2011-12 में 28.56 था, ठीक है। 2011-12 में ये 28.56% था, तो ये कम हुआ है, ठीक है, लेकिन मूल्य बड़ा है। क्लियर? और ये इनका मूल्य है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं साथ का साथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें हम राजस्थान में भू उपयोग। सबसे ज्यादा जो भू उपयोग किया जाता है, तो सबसे ज्यादा भू उपयोग जो है ये है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल,
ये कि नंबर 1 है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो ये 10.11 आ रहा है जो कि कृषि योग्य बंजर भूमि है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जो है ये 8.30% आ रहा है जो कि वानिकी के लिए किया गया है। और इसके बाद जो है सीधा हमारे पास 6.85% है जो कि ऊसर और कृषि योग्य अयोग्य भूमि है, नंबर 4। तो 4 पॉइंट बहुत है आपके लिए इंपॉर्टेंट याद करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम। राजस्थान में जो है कृषि फसलों की उत्पादकता की अगर हम बात करें किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी है, तो अगर हम अनाज की बात करें गेहूं की, तो नंबर 1 गेहूं अनाज है। तो 2023-24 में प्रति हेक्टेयर जो है हमारे यहां पर 2233 किलोग्राम जो है अनाज की पैदावार हुई है। और अगर 24-25 की बात करें हम, तो ये 2537 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ है। दलहन की हम बात करें तो प्रति हेक्टेयर में 24-25 में 773 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। खाद्यान्न में जो है हमारे पास 1940 जो है प्रति हेक्टेयर किलोग्राम है। तिलहन की मैं बात करूं तो तिलहन में 1537 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और अगर मैं गन्ने की बात करूं तो देखो गन्ना जो है सबसे ज्यादा है 76,835 किलोग्राम, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें कपास केवल 484 किलोग्राम निकलती है प्रति हेक्टेयर में। और ग्वार जो है 662 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान किन किन फसलों में नंबर 1 स्थान पर है। तो राजस्थान का स्थान हम देख लेते हैं। तो यहां से इस एक अकेली टेबल से दोस्तों हर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है अभी तक, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आरएस हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, सभी पेपर में इस एक अकेली टेबल से सवाल पूछे गए हैं। तो राजस्थान का स्थान पूछा गया है सबसे पहले, सबसे मॉडरेट लेवल पर जो आपके आ सकता है। तो यहां पर 9 तरह की फसलें दी हुई है। तो इसमें से मैं बता देता हूं, जैसे कि राई और सरसों, बाजरा, मोटा अनाज, तिलहन और ग्वार। ये 5 ऐसी फसलें हैं जिनमें राजस्थान नंबर 1 पर है पूरे देश भर में, ठीक है। तो राई सरसों, बाजरा, मोटा अनाज, तिलहन और ग्वार, ठीक है। इन 5 फसलों में राजस्थान नंबर 1 पर है। राई सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, मोटा अनाज और ग्वार, इन तीनों में राजस्थान जो है, सॉरी 5 में राजस्थान कौन से नंबर पर है? नंबर 1 पर है। और राजस्थान का पूरे देश के राई और सरसों में जो योगदान है वो है 43.43%। बाजरा में है 41.34%। कुल तिलहन में 23.61% है। वहीं मोटा अनाज में 14.21% है। और ग्वार, राजस्थान पूरे देश भर के ग्वार का लगभग 90%, 88.80% जो है पैदावार राजस्थान में होती है। फिर इसके बाद हम बात करें मूंगफली, तो मूंगफली के उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर राजस्थान है और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। तो यहां पर राजस्थान दूसरे नंबर पर है, ठीक है। इसके अलावा चना, कुल दलहन और सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तो चना, कुल दलहन और सोयाबीन के मामले में राजस्थान पूरे देश में तीसरे नंबर पर है। और ये एक तरह से याद कर लोगे ना आप, एक याद करोगे कि भाई चना, दलहन और सोयाबीन में महाराष्ट्र नंबर 1 पर, सॉरी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे राजस्थान है। तो ये तीनों फसलों में सेम चीज है, ठीक है। यहां तीनों में सेम है, तो एक याद करोगे, तीनों याद हो जाएगी, चना, कुल दलहन और सोयाबीन। तो चना में पूरे देश भर में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर राजस्थान है। ऐसे ही सोयाबीन में भी है और ऐसे ही चना में भी है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे अपनी प्रमुख 9 तरह की फसलें हो गई और उनका स्थान हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम किसानों के लिए जो प्रमुख योजनाएं चलाई गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो उसमें हम बात करते हैं, जैसे बीज के लिए मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है, मृदा स्वास्थ्य के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई हुई है, लोन देने के लिए जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना है सही, बीमा के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तकनीक के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना है और प्रशिक्षण के लिए किसानों की क्षमता निर्माण है, ठीक है। तो कुछ योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बात कर लेते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री बीज स्वावलंबन योजना।
तो मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में जो है संचालित है, और इस योजना का शुभारंभ जो हुआ था 2017-18 में हुआ था, और इसको वित्त पोषित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। और क्या है इस योजना में, तो 2017-18 में ये योजना शुरू की गई थी, और प्रारंभ में, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर के कृषि खंडों में ये योजना शुरू की गई थी 17-18 में, और 18-19 से इस योजना का विस्तार राज्य के सभी भूखंडों में शुरू कर दिया गया। फसल का चयन तो खरीफ सीजन में जो है इसमें ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मोठ, उड़द, और रबी में गेहूं, जौ, चना फसलों के 10 वर्ष से कम अवधि के बीज का, उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराना है। और यहाँ पर प्रयोगशाला में जो टेस्टिंग किए हुए बीज हैं वो किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि उनकी फसल बेहतरीन क्वालिटी की बन सके और उनमें कृषि कीट ना लगे, इसके लिए इन्हें बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट में बात करूं, दूसरी योजना है नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है, देखो तो अभी जब किसान कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो उन्हें खुद खेत के बीच में अपने पीछे एक टंकी बांधकर जो है वो छिड़काव करना पड़ता है कीटनाशक का, पेस्टिसाइड का। तो ये अभी ड्रोन तकनीक के माध्यम से क्या होता है, ड्रोन होता है भारी, और उसके नीचे वही टैंक फिक्स कर दिया जाता है, और ड्रोन रिमोट की सहायता से उड़ाकर पूरे खेत में जो है एक तरफ बैठकर ही पूरी की पूरी खेत में छिड़काव किया जा सकता है। तो इस तरह से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह, जिसको हम बोलते हैं SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को ड्रोन चलाने के लिए क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। और ये क्या करेंगी, गांवों में, अपने ही गांव में क्या करेंगे, इस तरह से कृषि कीटनाशकों का छिड़काव रिमोट के द्वारा ड्रोन उड़ाकर कर सकेंगी। तो महिलाओं को यहां पर प्रशिक्षित किया जाएगा, और इसका लक्ष्य है, ये योजना जो है भारत में तो 30 नवंबर 2023 को प्रारंभ की गई। राजस्थान में ये योजना जो है 11 मार्च 2024 को प्रारंभ की गई, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, महिलाओं को 15,000 महिलाओं को जो है ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण प्रदान करना है, और इसके लिए लगभग 1070 ड्रोन जो है सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि महिलाओं के द्वारा जो है प्रशिक्षित करके उनको ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण प्रदान करके वो छिड़काव कर सकेगी। तो इसके लिए ड्रोन दीदी योजना प्रारंभ की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगली योजना पर चलते हैं हम। तो अगली योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। यहां से भी पहले सवाल आ चुका है। तो साल 2025 में ये योजना शुरू की गई, और राज्य भारत के 100 ऐसे जिलों में ये योजना शुरू की जाएगी जहां पर कृषि उत्पादकता अपने न्यूनतम स्तर पर आ चुकी है। और इस योजना में 11 मंत्रालयों की 36 जो मौजूदा कृषि योजनाएं चल रही है उनको समाप्त करके एक ये नई योजना चलाई गई है, जो कि अगले 6 वर्षों तक चलेगी। और इस योजना में 24,000 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है, और इससे 1.7 करोड़ किसानों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। अब प्रश्न ये पूछा गया था कि 100 जिले हैं, राजस्थान के कितने जिले इसमें शामिल किए गए हैं, तो राजस्थान के 8 जिले इसमें शामिल किए गए हैं बच्चों। तो इसमें बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, चूरू, धौलपुर, पाली, बीकानेर और जालोर, ये 8 जिले जो हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में शामिल किए गए हैं। तो ये कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रमुख डेटा और प्रमुख योजनाएं थी। तो आज के लिए मैं इतना ही गैप लूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में हम राजस्थान के प्रमुख उद्योगों का बारे में बात करेंगे, और प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।